गुड इवनिंग विद्यार्थियों, कैसे हैं? आई वो बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और जहां पर कल खत्म किए थे वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे। और गुड इवनिंग संध्या का बहुत बहुत प्यारा और बहुत बहुत आभार। सारे बच्चे को नमस्कार। जल्दी से कमेंट करेंगे फटाक से। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? क्या मैं दिख रहा हूं? जल्दी से फटाक से कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सभी फटाक से सभी बच्चों को बुला लेंगे और इसमें हम लोग करने वाले क्या हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। मैं पिछली क्लास में सभी बच्चों को बताया था कि देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन आपको नोट करना है। तो सभी लोग तैयार हो जाएंगे और पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएंगे। कल मैंने आपसे बताया था कि देखिए हम लोग चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चन को नोट करवाएंगे और आप ऐसे नोट्स भी बनाते चलेंगे। चैप्टर नंबर 1 के जो मेन पॉइंट है उस पॉइंट पर आप लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे और उसको लिख लेंगे क्वेश्चन के रूप में। ओके, तो फटाक से जल्दी से आ जाइए और हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे, ऐसा होता है कि जो चैप्टर स्टार्टिंग होती है, बहुत सारे टर्मोलॉजी, अगर हम कहें कि बहुत सारे शब्द ऐसे साइंस के होते हैं, बच्चे उसकी डिफिनीशन परिभाषा नहीं समझ पाते और धीरे धीरे वो कठिनाई की ओर बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो डिफिनीशन नहीं बताएगा, सीधा सीधा एक शब्द लिख देगा और बच्चे को खुद से समझना होगा। ओके, तो बच्चा क्या करता है, गलती क्या करता है, फटाक से उस शब्द को पढ़ लेता है, उसके बारे में जानता नहीं है। अर्थात वो लैंग्वेज की तरह पढ़ने लगता है। अगर उससे पूछो कि ये क्या है तो वो हिंदी और इंग्लिश में सिर्फ रूपांतरण कर देता है और उसकी डिफिनीशन साइंस में नहीं बताता है। ठीक है, अगर मैं कह दूंगा एयर क्या है तो बच्चे कहेंगे हवा है। तो ये एक लैंग्वेज में कूद पड़ते हैं, एक भाषा में कूद पड़ते हैं कि हमने एयर पूछा है इंग्लिश वर्ड में, आपने हिंदी में हवा बोल दिया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बताना। एयर अगर कोई पूछा, साइंस का जो टीचर होता है, साइंस का जो बच्चा होता है, अगर साइंस का कोई शब्द है तो आप उसे साइंस के ही शब्द को साइंस में परिभाषित कीजिए। तो ये होता है साइंस। आप लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो आपको साइंस में परिभाषा बताना। जैसे हमने कहा एयर क्या है तो कहते मिक्सचर ऑफ गैसेस, द मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स इज नोन एज एयर। तो विभिन्न गैसों का मिश्रण है भाई गैस। ठीक है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है हवा, एयर, है ना। तो ऐसे बोलना है। तो इसीलिए एक एक शब्दों को ध्यान देना है, तभी आपको साइंस समझ में आएगी। ओके, तो चलिए फटाक से जल्दी से शेयर कर दो क्लास, वीडियो को लाइक करेंगे और सभी बच्चों को सूचना दे देंगे कि क्लास चल चुकी है और सभी विद्यार्थी आ जाएंगे। फटाक से आइएगा। और मैं आपको बता दूं इसमें से क्वेश्चन जैसे जीएस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बैंक एसएससी रेलवे में वगैरह क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पे फोकस कराऊंगा। और दूसरी बात, हमारा 11th में कौन सा क्वेश्चन लिखना है, कहां तक लिखना है, क्या लिखना है, उसकी परिभाषा। और तीसरा, नीट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैं आपको बताते चलूंगा। तो जल्दी से फटाक से शेयर कर दीजिए और अपने पास एक पेन और रफ जरूर लेकर के बैठेंगे, क्योंकि रफ ले लीजिए या कॉपी ले लीजिए, चाहे जो लीजिए, ठीक है। और चैप्टर नंबर ऊपर सुनहरे शब्दों में लिख देंगे और फिर टॉपिक है जो हेडिंग है, हेडिंग डालते हुए चलेंगे। और जो हेडिंग में मेन पॉइंट होगा उसको मैं बता दूंगा कि देख बेटा इसको यहाँ पे तू मेंशन कर, यहाँ पे लिख लिया कर। तो लिख लेंगे तो वो याद रहेगा। ओके, चलिए फटाक से। तो जो बच्चे आज जुड़े हैं वो कल वाली वीडियो को जाकर के देख लेंगे, ताकि शुरुआत से पढ़ना है। ओके, चैप्टर के शुरुआत से पढ़ना और एक एक हेडिंग हमें पढ़ना है और पूरी बायोलॉजी पढ़ना है। ओके, ये अपने मन में बैठा लो। ओके, फटाक से ये बात समझ लो, पूरा हमें पढ़ना है, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं, पूरा लेसन पढ़ना, पूरा हमको 11th पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं 12th से उतने सारे क्वेश्चन कंपटीशन में नहीं पूछे जाते जितने सारे क्वेश्चन 11th से पूछे जाते हैं भाई। तो बच्चा क्या करता है, 11th को इग्नोर करता है, तो इग्नोर नहीं करना है। ओके, ये बात आपको समझना होगा। चलिए फटाक से हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। अगले पड़ाव के मतलब कि हम कल जो क्वेश्चन कराए थे उसके आगे चलते हैं।
पहला हेडिंग है जैव विविधता। देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनना है सभी बच्चों को। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि जीव जगत में विविधता क्या होती है। जीव जगत में विविधता हमने परिभाषा बताया था, परिभाषा आज भी लिख सकते हो कि जैव, इसे हम लोग जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता माने, जैव माने होता है बायो, बायो मतलब दो होता है प्लांट एंड एनिमल्स, यानी पौधे और जंतु। ठीक है, तो इन धरती पर देखेंगे तो हमें दो चीज दिखाई देती है। पूरे धरती पे देखो, उठ करके सुबह सुबह माइंड फ्रेश करके तो दो चीज दिखाई देती है, एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। तो सजीव में हम लोग बायोलॉजी का एक ग्रुप बनाए साइंस का, और उसको सजीवों में स्टडी कर डाला और इसको दो भागों में बांट दिया, प्लांट एंड एनिमल्स में। फिर इनके छोटे छोटे बहुत सारे ब्रांच आए। ठीक है, प्लांट के बहुत सारे ब्रांच आए, एनिमल्स के बहुत सारे ब्रांच आए, तो इसी का ब्रांच फैलते फैलते चला गया, आज विस्तार कर दिया गया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से मूव करने वाले हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, जैव विविधता है क्या। तो कहता है देखो, अगर हम कहें कि कंपेयर टू अदर प्लैनेट, अगर हम पृथ्वी से और अदर प्लैनेट से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो हमें पता चलता है कि धरती एक ऐसी माता है जिसमें सजीव है, जिसमें जीवन है, और शेष सभी में जीवन नहीं होता है। तो ये हमें जानना जरूरी है। तो क्यों है कैसे मैंने बताया था। तो हम लोग ये क्यों है कैसे कब जीवन आया था, क्योंकि बहुत सारे धर्म ग्रंथ में अलग अलग बातें बताई गई है। तो जबकि हम कहें कि बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें, केमिकल एवोल्यूशन से जीवन बना है, और केमिकल एवोल्यूशन हम लोग चैप्टर कहाँ पर पढ़ेंगे, ये 12th में आकर के पढ़ेंगे कि जीवन कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, एक्सेट्रा, और बहुत सारे इन डाइवर्सिटी क्यों हुई है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। पहले धरती माता पे एक जीव हुआ करते थे और एक कोशिकी हुआ करते थे। एक कोशिकी से मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर से टिश्यू वाले, टिश्यू वाले से अंग वाले, अंग से अंग तंत्र वाले, और जटिल बनते चले गए। तो ऐसा ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बात हम लोग 12th में आएंगे। और उसमें एवोल्यूशन एक चैप्टर दिया गया है, विकास यानी एवोल्यूशन, उसमें पूरी कहानी पढ़ना है हमें कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की ओरिजिन कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन कैसे बना, फिर जातियां कैसे बनी, और उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ कैसे बना, धरती माता कैसे आई, कहाँ से आई, और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड कैसे बना। तो हम लोग ब्रह्मांड कैसे बना, फिर उसके बाद जो है धरती कैसे बनी, फिर उसमें जीवन कैसे आया, फिर बहुत सारे स्पीशीज की कैसे हुई। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थ्योरी दिया, उस थ्योरी पे हम लोग वहां पे फोकस करेंगे। ओके, तो माइंड में सेट कर लो केमिकल एवोल्यूशन, और केमिकल एवोल्यूशन में हम लोग एवोल्यूशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। और अभी आप यहाँ पे आइए और पूरी कहानी जीरो से स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि जीवन है क्या, जीवन की एक परिभाषा दिया, और हमने उसमें आपको बताया कि देखो जीवन किसे कह सकते हैं, लाइफ किसे कह सकते हैं। तो हमने परिभाषा को एक परिभाषित किया कि देखो भाई, ऐसा लक्षण जो सभी जीवों में होना चाहिए और केवल जीवों में होना चाहिए। ऐसे सोचो, सभी जीवों में होना चाहिए और केवल जीवों में होना चाहिए, तो हम उसे पूरी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि ये जीवन है। और हम कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो जीवों में भी पाया जाता है, निर्जीव में भी पाया जाता है। ठीक है, तो वो सही मायने से परिभाषित नहीं हो सकता। तो और कुछ ऐसे भी लक्षण है जो केवल जीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता। और कुछ ऐसे लक्षण है कि जो कुछ सजीवों में पाया जाता है, कुछ सजीवों में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ऐसे हमको कई बातें देखने को मिली, जैसे ग्रोथ है, ग्रोथ यानी वृद्धि, वृद्धि के बाद हम लोग आते हैं तो कोशिकी तो सभी में पाया जाता है, कोशिका है तो जीवन है। फिर हमने बात किया कि प्रजनन पे आए, कुछ जीव प्रजनन, बहुत सारे जीव करते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं प्रजनन नहीं करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने आया उपापचय, मेटाबॉलिज्म की बात किया, तो हमें पता चला कि सभी में मेटाबॉलिज्म। फिर हम लोगों ने आया कि संवेदनशीलता, तो संवेदनशील होते हैं सभी जीव, होते हैं, हम लोग भी होते हैं, सभी पेड़ पौधे, चाहे एक कोश की हो चाहे बहुकोश की हो, सभी संवेदनशील होते हैं यानी एटमॉस्फेयर के प्रति। ठीक है, तो ये सारी हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो जाकर के आप पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा और आगे हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं।
देखिए एक शब्द यहाँ पे आया था कि जैव विविधता। जैव विविधता है क्या, कहता है कि देखो पृथ्वी पर बहुत सारी जीव जातियां हैं, अलग अलग जीव जातियां हैं, पेड़ पौधों की देखे, जंतुओं को देखे, किसी की भी देखे, तो पृथ्वी पर अलग अलग जीव जातियां हैं। और ये जीव जातियां जो है बेटा, ये जीव जातियां अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है, मतलब कि कुछ क्षेत्रों में बहुत ज्यादा जीव जातियां अलग अलग विशेष विशेष की, तो अलग अलग जातियां जो अलग अलग पृथ्वी पर पाई जाती है। इसका मतलब कि वहां पर इनका जो एटमॉस्फेयर है, इनके सबके, जैसे देखो पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जातियों को बहुत सारे अलग अलग, जैसे मैन, जैसे मनुष्य है, कुत्ता, भेड़, बकरी एक्सेट्रा, बहुत सारे पेड़ पौधे, नीम, महुआ और जामुन एक्सेट्रा, बहुत सारे, गेहूं है ना, धान, ऐसे बहुत सारी जीव जातियां हैं। तो अब हम जंगल में जब जाते हैं या खेतों में जाते हैं या फील्ड में जाते हैं, घास के मैदानों पे जाते हैं, या हम किसी फॉरेस्ट में जाते हैं, तो हमें अनेकों प्रकार की जीव जातियां देखने को मिलती है। तो उसे ही जो अलगाव है, जो अलग अलग जीव जातियां हैं, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जैव विविधता। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर पाई जाने वाले अनेकों प्रकार की जीव जातियों को जैव विविधता कहा जाता है। बस इतना लिखना है। और फिर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विविधताएं होती हैं। मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विविधताएं का मतलब ये है कि पृथ्वी के अलग, किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, किसी में कम डाइवर्सिटी है, किसी में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, किसी में कम डाइवर्सिटी है। इसका मतलब कहीं कहीं क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा जीव जातियां, अलग अलग जातियां हैं, कहीं पे बहुत ही कम है। तो जैसे हम डेजर्ट चलते हैं, राजस्थान, जैसे हम थार चलते हैं, ठीक है, तो हमें पता है संसार के वहां पे चलते, सहारा में चलते हैं, तो वहां पे बहुत कम जीव जातियां सर्वाइव करते हैं। तो कहता है वहां का एटमॉस्फेयर ऐसा है जहां पर बहुत सारी जीव जातियों के लिए एटमॉस्फेयर एडाप्ट नहीं होता, अनुकूल नहीं होता है। और जहां पे बहुत सारी जीव जातियां पाई जाती है, वहां पे ये बताया जाता है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है बहुत ज्यादा एडाप्ट होती हैं, यानी सभी जीव जातियों को जीने के लिए अनुकूल होती हैं। ठीक है, तो ये बात हम समझेंगे। अब देखो हम कहते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जो जीव जातियां हैं बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, जिनकी संख्या हम कहते हैं कि अब तक सभी ज्ञात में स्पीशीजों में 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक हो सकते हैं। ये बात को आपको नोट करना है, फटाक से इसको कहीं पे नोट कर लो कि पृथ्वी ऐसे लिखना, पृथ्वी पर अभी तक ज्ञात में 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक जैव विविधता है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना, क्या है, जैव विविधता है, ऐसे आप फटाक से लिख लेंगे। इसको नोट कर लो, फटाक से नोट करो बेटा, फटाक से। ठीक है, ये नोट करने वाला क्वेश्चन है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए कहता है कि जब बहुत सारी जीव जातियां हैं तो हम इसको क्या करेंगे, इसका नाम कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह। यहाँ पे अब क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं और फोकस करते हैं। ओके, तो अब हम लोग आए तो ये पता चलता है कि अब दूसरा टॉपिक आएगा कि देखो ऐसा है, अगर हमें स्टडी करना है, अध्ययन करना है जीव जातियों के बारे में, तो हमें करना क्या होगा। तो हमने कहा कि देखो ऐसा है, बहुत सारे साइंटिस्टों ने सोचा कि भाई अगर जीव जातियों के बारे में हमें समझना है, स्टडी करना है, और कल की क्लास में मैंने बताया था कि मनुष्य जो है जीव जातियों के बारे में क्यों पढ़ना चाहता है, क्यों स्टडी करना चाहता है, तो अपने लाभ के लिए करना चाहता है। किसके लिए, अपने लाभ के लिए, क्योंकि उसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जीव जातियों से लाभ हानि होता है, क्योंकि उसी के वो खा करके परपोषी होता है। परपोषी जो दूसरे से पोषण लेता है उसे परपोषी कहते हैं। तो कहते देखो होता है, तो हम लोग अपने जीवन को यापन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए कौन से जीवों को खाते हैं एज ए फूड के रूप में, और अपने जीवन को जीने के लिए कौन से जीवों से हम लोग उनके आपसे रिलेशन से जीते भी हैं, है ना। देखो कहा जाता है कि खाना वाना बहुत सारा मिल जाए, लेकिन अगर हम कहें इंसेक्ट, अगर हम कीटों की बात करें, तो कीट भी मानव के जीवन में काफी रोल अदा करते हैं। ठीक है ना, कीट की बात कर रहा हूं। जैसे अगर कहते मधुमक्खी काश नहीं होती तो शहद कहाँ से मिलता, है ना, ये बात आप समझ। रेशम कीट नहीं होते तो रेशम कहाँ से मिलता। तो हमारे जीवन में बहुत सारे जीवों का एक रोल है, ठीक है ना, वो रोल अदा करता है तब हमारे जीवन में। और सूक्ष्म जीव, अगर हम कहते देखो हम सूक्ष्म जीव नहीं होते तो हमारे जीवन में भी एक अजीब सा मतलब लगता कि भैया हम बहुत सारे जीव को, हम जो सूक्ष्म जीव है जो उत्पादन करते हैं बहुत सारे उसको पदार्थों का,
हम उसको कहाँ ले पाते हैं? जैसे दूध से दही का बनना, है ना, पनीर बनना, मक्खन बनना, ये सब कहाँ से मिलता है भैया? ब्रेड बनना, ये कहाँ से मिलता है भैया? ये सूक्ष्म जीवों का कमाल है ना। एल्कोहल, ठीक है, सिरका एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे पेय पदार्थ हैं और बहुत सारे ऐसे फूड पदार्थ हैं जो हम सूक्ष्म जीवों से प्राप्त करते हैं। तो हमने कहा कि बहुत सारे जीवों का मनुष्य से रिलेशन है और मनुष्य इसीलिए उसका स्टडी करता है, क्योंकि वो स्वार्थी होता है, अपना जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या करता है? बहुत सारे पौधों पर स्टडी करता है और जंतुओं पर स्टडी करता है कि इससे मुझसे क्या लाभ हो सकता है। वैसे तो सारी दुनिया अपने अपने लाभ के चक्कर में पड़ी होती है, ये सभी लोग जानते हैं। ओके, बात समझ में आ रही ना? चलिए अब देखिए, एक बात आई कि प्रत्येक जीव का नामकरण दिया जाए, प्रत्येक जीव का हम उसके मानक के हिसाब से नाम दिया जाए, जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में विख्यात हो। ठीक है, क्योंकि कठिनाई यहाँ पे होने लगी स्टडी पर। स्टडी पर कैसे होने लगी? क्योंकि सारे जीवों को जो नाम था वो जिस कंट्री में पाए जाते थे उस कंट्री के हिसाब से उसका नाम दिया करते थे। वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर हम लोग आएंगे 2 में वर्गीकरण की बात करेंगे, शुरुआती मामला। तो देखिए, जब मनुष्य आज से किसी जीवों को वर्गीकरण नहीं कर रहा, बांट नहीं रहा है, कहता है कि पहले से बहुत प्राचीन से मनुष्य जो है जीवों को अपने अपने हिसाब से बांट रहा था। जैसे कहते हैं भैया ये विषैले होते हैं, विषैले होते हैं, ये पानी में रहने वाले जीव होते हैं, ये उड़ने वाले जीव होते हैं, ये धरती में रहने वाले, ये गुफाओं में रहने वाले, ऐसे वो बांटा करते हैं। ये हानिकारक है, ये लाभदायक है, ऐसे वो अपने बोल चाल के भाषा में सभी जीवों को डिवाइड कर रहे थे, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति उनका नहीं था। ठीक है, तो अब यहाँ पे नामकरण इसलिए है क्योंकि अलग अलग की अलग अलग एक लैंग्वेज होती है, अलग अलग एक भाषा होती है। अगर कोई भी कंट्री किसी जीव को खोजता है या उस कंट्री में वो पाए जाते हैं तो वो अपने लैंग्वेज के हिसाब से नामकरण करते थे। अब यहाँ पे कठिनाई आने लगी, कठिनाई ये आने लगी कि भैया अगर हम इंडिया में हैं और दूसरे कंट्री में जाए जहाँ की भाषा अलग है और हम उस जीव को वही नाम दें, तो कहता है उस नाम से वहां पे कोई जानता नहीं, यानी कठिनाई आएगी स्टडी के लिए। एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने पर ये नामकरण में कठिनाई आई, तो नामकरण दिया गया, नाम लेने में कठिनाई है, नामकरण दिया गया कि कैसे जीवों का नामकरण होगा। तो देखिए, इसमें पहली बात कहें कि तो विश्व स्तर पर इस प्रक्रिया का नामकरण करेंगे, इस प्रक्रिया का नाम पद्धति कहते हैं, नॉमिनेचर कहते हैं। और नॉमिनेचर हम कह सकते हैं कि देखिए, नॉमिनेचर तभी संभव है जब हम कहते हैं कि तभी संभव है जब हम जब जीवों का वर्णन सही हो और यह जानते हैं कि वह किस जीव का है, जिसे हम पहचानना कहते हैं, कि पहचान सकते हैं किससे रिलेशन हुआ है, किस जातियों से ये मतलब जो है जातियां बनी हैं, ये सारी बात हमको जानना जरूरी होगा। और इसमें देखिए, पहली बात तो कैरोलस लिनियस ऐसे साइंटिस्ट थे, नाम याद रख लेना, कैरोलस लिनियस, जिन्होंने नामकरण की शुरुआत की थी, नामकरण की शुरुआत की एक विश्व स्तर पर। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था कि सभी जीवों का 2 नाम दिए थे। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा। तो कहा गया कि सभी जीवों का, सभी जीव मतलब जंतु और जो पौधे होते हैं सभी का नामकरण दिया गया। और इसे अध्ययन, देखिए इसमें लिखा अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने इस पर फोकस किया। ठीक है ना, और 2 नाम दिए वैज्ञानिक, इसका 2 नाम दिए। और इसके लिए पौधों का नामकरण अलग और जंतुओं का नामकरण अलग। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमिनेचर। ये नोट कर लीजिए, इसमें जो है किसका, पौधों का नामकरण होता है, किसका, पौधों का नामकरण, पौधों का नामकरण। ओके बेटा, पौधों का नामकरण। एक होता है जिसे हम ICZN कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग इंटरनेशनल जूलॉजिकल नॉमिनेचर। ठीक है, इसमें हम लोग जंतुओं का नाम करते हैं, नामकरण। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ICBN, ICZN, ये 2 ऐसी शाखाएं, ऐसी ब्रांच है जो किसी भी जीव का नामकरण करती है। तो किसी भी जीव का मतलब जो होता है वो जंतुओं का अलग, पौधों का अलग ही करेगा। ICBN, ठीक है, तो बी से बोटेनिकल हो जाएगा,
तो ये जंतुओं का, और यहाँ पे जेड से जूलॉजिकल हो गया यानी जंतु हो जाएगा, तो ये जंतुओं का नामकरण करती है। तो फटाक से लिख लीजिएगा, ये एक नाम पद्धति का संस्था है, ठीक है, जो नामकरण देती है यानी पौधा और जंतुओं का। ठीक है, चलो फटाक से लिख लिए, आगे हम लोग चलते हैं। तो कहता है देखो, हम कहेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति पर एक नियम होता है, किसी भी जाति का नाम जो होते हैं, प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, दो वर्ड में नाम दिया जाता है। ध्यान से सुनना, प्रत्येक जीवों का संसार में मान्य, ठीक है, दो नाम दिया जाता है, और वो दो घटक कौन कौन से होते हैं, पहला वंश यानी जीनस का, दूसरा जाति का, ठीक है ना, जाति संकेत पद का। तो दो इसमें कहता है ICBN और ICZN जो है, ये दोनों संस्थाएं क्या करती हैं, किसी भी जंतुओं का, ठीक है, किसी भी पौधों का नामकरण करती है, और वो नाम एक नियम के अनुसार होता है। अर्थात कहता है कि दो घटक होते हैं, किसी एक नाम का दो घटक होता है, किसी एक नाम का किसी एक जाति का नाम का दो घटक होता है। जैसे देखो, दो घटक, एक ही नाम है लेकिन एक ही जाति का नाम है, लेकिन दो घटक होते हैं, एक वंश का और दूसरा जाति का। तो देखिए, वंश का और जाति का इसमें रखा गया है। तो ऐसे नाम को जिसमें दो नाम के घटक होते हैं, जिसमें दो नाम के घटक होते हैं, उसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विपद नाम पद्धति। से किसने दिया, कैरोलस लिनियस। फटाक से लिखो, फटाक से, द्विपद नाम पद्धति क्या है और इसको किसने दिया था, बाई किसने किया था, तो बाई कैरोलस लिनियस। फटाक से लिख लो बेटा, फटाक से, ओके, फटाक से लिखना है सभी को कि द्विनाम पद्धति क्या है और द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कौन है। तो द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कैरोलस लिनियस है। ओके, चले आगे बढ़ते हैं, फटाक फटाक लिखो, ये नोट करना है। तो जो नोट करने वाला मैं उसी पे आता हूँ, फोकस करता हूँ, आपको कहानी बताते हुए चलता हूँ, तो ध्यान से सुनना। अब देखो, इसमें आ रहा है एक क्वेश्चन, कहता है दो नाम पद्धति लिखने का एक नियम और तरीका भी होता है ना। जैसे एक नियम और एक तरीका, इसी में तुम चले जाओगे तो जो अभ्यास प्रश्न है उसमें जो है एक नाम दिया मैगीफेरा इंडिका, आम के पौधे का नाम है मैगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि देखो ऐसा होता है, ये ऐसा होता है कि इसको लिखने का क्या तरीका है, क्या नियम है, ये सारी बात आपको जानना है। तो कहता है कि आप जो जैसे आम के उदाहरण में वैज्ञानिकों ने कुछ सुझाव दिया, जैसे कहता है वैज्ञानिक इसका नाम दिया पौधे का मैगीफेरा इंडिका। ध्यान से सुनिएगा, मैगीफेरा इंडिका, और ये कहता है कि मैगीफेरा इंडिका जो है वो कैसे लिखा जाएगा। जैसे आम होता है मैंगो, ठीक है ना, कहता है एक जीव है मैंगो एक पौधा है, यानी इसको हम लोग आम बोलते हैं। तो इसका द्विपद नाम कैसे लिखेंगे, द्विपद नाम कैसे लिखेंगे, तो हम कहते हैं इसका द्विपद नाम दो वर्डों से, यानी एक होगा जीनस का, एक नाम होगा जीनस और एक होगा स्पीशीज। स्पीशीज मतलब जाति, ठीक है ना। एक जो है वंश का नाम होगा, वंश का, और दूसरा जाति का। तो देखिए इसमें वंश और जाति का क्या नाम है देखना। तो कहते थे मैगीफेरा इंडिका, कहता है मैगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैगीफेरा इंडिका के नाम से जानते, किसके नाम से, मैगीफेरा इंडिका। तो ये मैगी जो है ना, मैगी जो है, और ये जो है इंडिका जो है, ये वंश है मैगीफेरा, और इंडिका जो है ये जाति है आम का। तो एक ही नाम है, मैंगो का एक ये नाम दिया गया मैगीफेरा इंडिका। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या क्या है, ये सारी बात हम लोग जानेंगे, कैसे इसको लिखेंगे और कैसे इसको लिखने का एक तरीका होता है। ऐसे नहीं कि किसी भी तरीके से आप लिख करके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका हम लोग कहते हैं, पहले कहते हैं जैविक, ध्यान से सुनना, ध्यान से एक एक पॉइंट पर फोकस करना। कहता है जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं, लैटिन भाषा, ठीक है, लैटिन भाषा, ग्रीक वर्ड, लैटिन भाषा, ऐसे शब्द सुनते हैं। तो लैटिन भाषा है क्या, ग्रीक वर्ड क्या है, लैटिन भाषा क्या है, इसको आप लोग ध्यान से सुनना। लैटिन ऐसी भाषा है जो किसी भी कंट्री की भाषा नहीं है,
समझ रहे हैं ना। लैटिन भाषा जैसे हिंदी एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, उर्दू एक भाषा है, चाइनीज है, फ्रेंच है, मलयालम है। तो कहता है देखो ऐसा है ना भाई साहब कि जो लैटिन एक शब्द है, एक भाषा है जो आज विश्व के किसी भी देश में नहीं चलती है। ना चलने का मतलब उसमें कोई भी मतलब जो है जैसे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है एक्सेट्रा ना किसी भाषा में चलती, ना बुक उसकी छपी होती है। लैटिन एक और ग्रीक एक ऐसा शब्द होता है, ऐसी भाषा है जो किसी भी देश में मान्य नहीं है, यानी नहीं चलती है। ठीक है, तो कहता है देखो लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। तिरछे अक्षरों में देखो ये इसको तिरछा, तो कहता कि और कहता है इसका उद्भव चाहे कहीं से हो, इसे लैटिनीकरण अर्थात लैटिन की भाषा युक्त समझा जाता है। ऐसा नहीं कि हम कहें कि चाइना में या फ्रेंच में इसकी खोज हुआ या उद्भव हुआ तो वहीं की भाषा से बोला जाएगा। कहता नहीं भाई, अगर इंडिया में भी खोजोगे तो नहीं हिंदी में नाम दे देंगे, ठीक है ना, राम लखन नाम दे देंगे, ऐसा नहीं। तो कहता है कि देखो भाई ऐसा किसी भी कंट्री में खोजा जाए इससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका नाम हमेशा लैटिन ही भाषा में होगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर आ जाओ। दूसरा कहता है जैविक नाम में, यानी जो जीव का नाम है, जैविक माने किसी जीव का नाम। ठीक है, जैविक नाम का पहला जो शब्द है वंश का होगा, जीनस का होगा, और जबकि दूसरा जो है वो जाति का होगा। ये लिखने का तरीका है, ये नहीं कि तुम पहले इंडिका लिख दो फिर मैगी फेरा लिख दो, हट, ऐसा नहीं होता। कहता है कि नहीं भाई पहले मैगी फेरा आएगा, मतलब किसी भी जीव का नाम लिखने के लिए पहले आप उसके वंश का नाम लिखेंगे, देन तब उसके जाति का नाम लिखेंगे। ऐसा नहीं कि इंडिका पहले तुम लिख के बैठ जाओ मैगी बाद में लिखो। ठीक है, तो कहता नहीं ऐसा नहीं होता भाई, पहले वंश का नाम फिर जाति का नाम होता है, पहले बाप आते हैं फिर बेटा आता है, ये नहीं कि पहले बेटा आया फिर बाप आया, ऐसा नहीं। कहता है जैविक नाम यानी जीव का नाम जब हम हैंड रिटेन यानी हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं। दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करने का मतलब देख लो बेटा, यहां पर मैं ये कर दिया रेखांकित, ध्यान से सुनो। तो हमने कहा इसको अलग अंडरलाइन करेंगे और इसको अलग अंडरलाइन करेंगे जब हाथ से लिखेंगे तब। ठीक है, जब हैंड रिटेन से लिखेंगे तो इसको अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे। दूसरी बात फिर कहता है कि अगर हम छपाई में लिखते हैं यानी प्रिंटेड करते, अगर हम टंकरित करते हैं, छाप देते हैं, तो ये कहता है कि लैटिन भाषा में जो है छपाई में तिरछा लिखा होता है। तिरछा, ये पॉइंट को याद रखिए, हमेशा तिरछे में लिखा होता है छपाई में। ठीक है, फिर कहते हैं चौथा, पहला अक्षर जो वंश को बताता है वह बड़े अक्षरों में होना चाहिए। पहला शब्द ये वाला, ये पहला शब्द ये बड़े में होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, पहला, और जो जाति है उसका पहला शब्द छोटे अक्षरों में होना चाहिए। इस बात को आप फोकस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, ये बात आप लिख लेंगे, बहुत एकदम सिंपल वे में लिख लेंगे कि हमें क्या क्या लिखना है। ये सारी बात लिख लेंगे कि हमें पहले बात याद रखना कि हमें कहीं भी खोजा हो जीव, लेकिन हम उसको जब लिखेंगे तो लैटिन भाषा में ही लिखेंगे। किस भाषा में? लैटिन भाषा में ही बेटा लिखेंगे, चाहे वो किसी भी कंट्री में खोजा गया हो। ठीक, ओके जी, ओके, चलो बेटा फटाक से आगे आ जाओ। ओके, चलिए तो हम कहेंगे अब आगे अगला देखिए जो आपका क्वेश्चन बन रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें बन रहा है कि वर्गीकरण क्या है। ठीक है, वर्गीकरण पर आइए। वर्गीकरण किसे कहते हैं, इस प्रक्रिया को समझिए। वर्गीकरण क्या है पहले एक बात समझ लो, पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर इसके बाद हम लोग वर्गीकरण पे पहुंच चलते हैं। कहता कि अब बांटने की बात आई, जीवों के स्टडी करने के लिए नामकरण आया, फिर उसके बाद वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण इसलिए किया गया कि जो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक, तो क्या हम सबका एक एक बारी बारी से स्टडी करते रहेंगे तो हम पूरी जीवन कर डालो, मनुष्य खत्म हो जाएगा लेकिन स्टडी नहीं कर पाएगा। तो इससे पता चलता है कि हम जीवों को बांट करके स्टडी करें, अलग अलग ग्रुप में बांट दें।
ठीक है। तो वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन आया। तो क्लासिफिकेशन में क्या रखा गया कि देखा गया कि सभी जातियों को जब हम देखते हैं तो उसमें कुछ समानताएं कुछ असमानताएं दिखाई देती है। समानताएं और असमानताएं, सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी। तो समानता क्या है और असमानता क्या है? जैसे हमने कहा कि अब मनुष्य को दोगे, मनुष्य एक जाति है, मनुष्य को एक देखिए तो सभी मनुष्य जो है एक सेम है, मतलब पूरी धरती माता पे चाहे किसी भी कंट्री को, तो मनुष्य का जो स्ट्रक्चर है, मनुष्य का जो संरचना है वो सेम है। ठीक है। हम कहते हैं कि जैसे हम अगर बंदरों को देखते हैं तो विश्व में कहीं भी बंदर दिखाई दे तो तुम जान जाओगे कि ये बंदर है। ऐसा नहीं कि यहाँ का बंदर इंडिया का अलग है, वहां का बंदर अलग है। ठीक है। फिर इसी तरह हम लोग गाय भैंस एक्सेट्रा बहुत सारी जातियों का जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी जातियां हमको सिमिलरिटियां में दिखाई दे रहे हैं। पॉपुलेशन जो जिसे हम कहते हैं, बहुत सारी डिससिमिलरिटी, मतलब हम अपने को और हाथी को कंपेयर करें तो डिससिमिलरिटी में आ जाएगी। हाथी अलग, मैं अलग, ठीक है ना, स्नेक अलग, ठीक है, पक्षी अलग, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी समझते हैं। तो कहता है वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि जब हम जीवों के उनके समानताओं और असमानताओं को के आधार पर हम छोटे छोटे समूह में बांटते हैं तो उसे हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। तो वर्गीकरण ये है परिभाषा, बहुत सिंपल है और सिंपल परिभाषा पहले लिख लेंगे। ठीक है, वर्गीकरण की, फिर आगे चलेंगे। तो देखिए कहता है कि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है। भाई बहुत ज्यादा है, 1.7 मिलियन से 1.8 तक है। इसीलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जिसे संभव कर सके और इस प्रक्रिया को हम वर्गीकरण कहते हैं। तो वर्गीकरण प्रक्रिया क्या है? जिसे हम लोग सरलता से हम किसी भी जीवों को या प्राणियों को हम उसके बारे में समझ सकते हैं कि हम उसके बारे में क्या समझेंगे। ये सारे बात को हम लोग ध्यान देंगे कि समानताओं और असमानताओं के आधार पर हम उसके पहचानने में सक्षम होंगे। जैसे एक पौधा है, कोई एक आम का पौधा है, तो आम के पौधे के संसार में कहीं भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका स्ट्रक्चर ये आम जैसा है। ठीक है। अगर हम महुआ का पौधा देखते तो महुआ का दिखाई देगा, नीम का पौधा देखते तो नीम का दिखाई देगा। यानी सिमिलरिटियां है ना जी, सिमिलरिटी है ना। अगर हम देखें नीम का एक पौधा, नीम जैसा एक पौधा दिखाई दे तो हम कहते हैं नहीं भाई ये अलग है, इसकी संरचना से ये अलग है, पहचान जाते हैं, फटाक से पहचान जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि हम इसके समानताओं और असमानताओं के आधार पर हम इसको छोटे बड़े संघों में बांट देंगे। अब देखो ये छोटे बड़े संघ में अब हम लोग कूद पड़े हैं कहां पे? वर्गीकरण को समझने के लिए। आ जाओ फटाक से एक पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं बेटा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और जहां पे लिखने की बात आएगी वहां मैं आपको फटाक से कह दूंगा कि इसे नोट कर लो। तो वर्गीकरण कहता है वर्गीकरण प्रक्रिया जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर, दृश्य माने दिखने वाले, जो हम उसको देखते हैं, जैसे भैया नीम का पौधा तो नीम के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो कहते हैं आम का पौधा तो उसमें कंपेयर कर ले, भैया ये नीम है ये आम है, हमें स्ट्रक्चर से पता चलता है। नहीं कहता दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत कर दे, छोटे छोटे समूह यानी वर्ग में वर्गीकृत कर दे। कहते हैं उदाहरण के लिए हम जब पौधे अथवा प्राणियों, कुत्ता, बिल्ली, कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। हम भाई देखते हैं कि कुत्ता अलग है कि बिल्ली अलग है ना, कुत्ता अलग है बिल्ली अलग है, तो हम उसको दृश्य दे, उसकी संरचना को देखते हैं, हम समझ जाते हैं। कीट अलग है, कीट कुत्ता से अलग है, कीट अलग है ना, तो एकदम पहचान जाते हैं। जैसे कि हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, इसी समय हमारे मस्तिष्क में इस जीवों के कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जिसे उनका उस वर्ग से संबंध रखता है। तब हमारे मन में एक और सी बात चलती है कि देखो ऐसा है, जब हम कुत्ता और बिल्ली की बात करते हैं तो हम लोग सोचते हैं यार दोनों, ये हमारे मन में आता है कि यार दोनों जो है ये मांसाहारी है क्या? तो मतलब अजीब सा क्वेश्चन आता है, उनके विचार होने लगते हैं उनके बारे में, है ना। तो ये कहता है कि इनके बीच का संबंध, जो संबंध स्थापित करने लगता है कि ये मतलब है तो अलग लेकिन ये इनका फंक्शन एक ही है, मतलब कि ये है एक ग्रुप में, ऐसे समझने लगते हैं।
कहते हैं जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो उसके मस्तिष्क में यह प्रतिबिंब बनता है स्पष्ट, आप कुत्ते को ही देखेंगे ना कि बिल्ली को देखेंगे। कहता है अगर हम कुत्ते को सोच रहे हैं तो कुत्ता ही हमको नजर आएगा, बिल्ली नजर नहीं। यदि एलासियन के विषय में सोच रहे हैं तो हमें पता चलता है जिसके विषय में चर्चा कर रहे हैं उसी के। इसी प्रकार मन, मान लो हम स्तनधारी कहता है ना, कहना है तो आप जैसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसमें बाह्य कान और शरीर का बाल होना चाहिए। स्तनधारी का बाल हम कहेंगे, कहता स्तनधारी प्राणी। तो तुम्हारे मन में क्या चलता है, सच बताओ। तुम्हारे मन में चलता है कि ऐसा प्राणी जिनके बाह्य कान हो, ठीक है ना, शरीर पर रोम हो, ठीक है, स्तन ग्रंथियां हो, है ना, उसे हम लोग कहेंगे स्तनधारी प्राणी। जो बच्चे को जन्म देता हो हम उसे कहेंगे स्तनधारी प्राणी। यही सोचेंगे ना कि स्तनधारी प्राणी किसे कहते हैं, तो हमारे मन में ये विचार आएगा कि स्तनधारी प्राणी मतलब सर जिनके बाह्य कान हो, ठीक है, जो बाह्य कान हो उसे हम स्तनधारी प्राणी में रखेंगे। ठीक है, अब देखो बाह्य कान वाले सारे स्तनधारी, और वो बच्चे को जन्म देते, अंडे नहीं देते हैं। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। इसी प्रकार पौधों में जब हम गेहूं के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। हम सोचेंगे गेहूं, तो गेहूं को बनेगा, मटर का नहीं बनेगा, चना का नहीं बनेगा, धान का नहीं बनेगा। ठीक है, कहते गेहूं आ जाएगा। ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि ये सुविधाजनक वर्ग हैं। ये छोटे छोटे वर्ग हैं, ये पर्टिकुलर वर्ग है। ठीक है ना, आप कहता है देख भाई ऐसा नहीं, ये एक वर्ग का नाम है। ध्यान से सुन, जैसे हमने कहा कुत्ता, तो देख एक भाई एक बात सुन, कुत्ता एक वर्ग का नाम है, एक ग्रुप है ना। कुत्ता, डॉग, तो अब देख देसी कुत्ता, विलायती कुत्ता, अलग अलग कुत्ते बहुत सारी वैरायटियां होती है ना, डॉग की बहुत सारी वैरायटियां होती है। ये बात आपको ध्यान से सुनना है। तो हमने कोई एक लिविंग थिंग, कोई भी एक जीव का नाम लेते हैं तो हमारे मन में प्रतिबिंब वही बनने लगता है जो हम सोचते हैं, और एक एज ए ग्रुप का नाम होता है। जैसे मैन, तो मैन एक ग्रुप, एक वर्ग का नाम होता है मैन। ठीक है, तो देखिए हम कहते हैं कि हम जब इसके बारे में सोचते तो हमें ये पता चलता है कि ये एक वर्ग है जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। ने कुत्ता, तो कुत्ता बहुत सारे हैं ना, पर्टिकुलर तुम्हारे छोटे वाले कुत्ते, बड़े वाले पालने वाले कुत्ते, देसी कुत्ते और जंगली कुत्ते। बिल्ली है, बिल्ली की भी बहुत सारे, स्तनधारी प्राणियों में बहुत सारे हैं, हम है, हाथी है, गाय है, भैंस है ना, तो ये एक वर्ग का नाम है। गेहूं, तो गेहूं की बहुत सारी वैरायटियां है ना, सोनालिका और कम बहुत सारे गेहूं का नाम है। जो 60 दिन में होता है ना, हलना झलना, पता नहीं कौन कौन से, तो बहुत सारे गेहूं होते हैं। ठीक है, उनकी वैरायटियां, उनकी जातियां, उस अब जाति पे हम लोग बात करें। अभी देखो चावल है तो चावल के आपको लाखों किस्में मिल जाएंगी। पौधे तो बहुत सारे पौधे, जंतु तो बहुत। कहता है इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली को हम लोग कहते हैं टैक्सा। क्या कहते हैं बेटा, टैक्सा। अब इसे हम क्या एक शब्द नाम दिए, टैक्सा। जैसे बिल्ली एक टैक्सा है। ठीक है, पौधा एक टैक्सा है। पौधे में कहते हैं आम के पौधा, तो आम का पौधा एक टैक्सा है। आम का पौधा एक वर्ग है। अब आम के बहुत सारे पौधे हैं ना, कोई छोटे वाले आम होते, बड़े वाले होते हैं, बहुत बड़े वाले होते हैं, कुछ छोटे, अलग अलग होते हैं कि नहीं? यस सर। तो आम का पौधा, आम नाम दे रहे, आम का पौधा, तो आम एक टैक्सा है। ध्यान से सुनिए, आम एक टैक्सा है। ओके, ये बात आप याद रखें। तो कहते थे इसे हम टैक्सा कह सकते हैं। यहां आपको स्वीकार करना होना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तरों पर सही वर्गों को बता सकता है। छोटे छोटे टैक्सा मिलते हैं और वो सही रूप से बता सकता है। देखो कहते हैं गेहूं भी एक टैक्सा है, इसी प्रकार जंतु भी, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी एक टैक्सा है। ठीक है, सभी ये टैक्सा है। ओके बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अब हम चलते हैं टैक्सोनॉमी। एक और बात सुनो, ध्यान से सुनना। हमने अभी वर्गीकरण पढ़ा। वर्गीकरण में हमने देखा कि जो समानताएं, असमानताएं, ध्यान से सुनना तभी बात समझ में आएगी। वर्गीकरण में हमने कहा समानता और असमानता के आधार पर उसको डिवाइड किए थे। हमने फिर आया टैक्सोनॉमी में बात किया, और छोटे छोटे हम लोग टैक्सॉन की बात किया। टैक्सा, ठीक है,
टैक्सा की बात किया कि देखो ऐसा छोटे छोटे टैक्सा जो होते हैं वो मिलकर के टैक्सोनॉमी बनते हैं। अब देखो कैसे, इसीलिए इनके गुणों के आधार पर विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट का नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, किस किस बेस में इसको हम लोग बांट सकते हैं। ये नीट का क्वेश्चन ये पूछ सकता है बेटा, ये नीट में आता है ऐसा क्वेश्चन, देखना ध्यान से सुनना। यानी हम जब किसी को वर्गीकृत करते हैं टैक्सा में तो उसके हम विभिन्न गुणों को देखते हैं, जैसे कि प्रकार, रचना, उसकी संरचना, कोश की संरचना, विकासीय प्रक्रम, जीव की परिस्थितिकीय सूचनाएं, ये सारी बात हम लोग उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तभी उसको वर्गीकृत करते हैं, बांटते हैं। तो और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन का आधार है। इसीलिए कहता है विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण, नाम, पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। यानी बहुत सारे टैक्सा को जोड़ करके हम लोग कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमी। क्या कह सकते हैं? टैक्सोनॉमी। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, टैक्सोनॉमी क्या है? बहुत सारे टैक्सा को जोड़ करके हम लोग टैक्सोनॉमी बोल देते हैं। छोटे छोटे टैक्सा को जोड़ करके टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब हम लोग दूसरे हेडिंग पे आते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। कहते काफी समय से मनुष्य विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता है। अध्ययन की शाखा को मतलब जो है वर्गीकरण पद्धति, ठीक है, कहते हैं, जिसे हम लोग सिस्टमैटिक शब्द देते हैं। और सिस्टमैटिक एक लैटिन शब्द है जिसे सिस्टेमा से लिया गया है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना बेटा, इसको लिख लो, फटाक से लिखो कि जो वर्गीकरण पद्धति है वो सिस्टमैटिक्स जिसे हम लोग कहते हैं, और सिस्टमैटिक शब्द लैटिन शब्द है जिसे हम लोग सिस्टेमा लैटिन शब्द है जिसे हम लोग सिस्टमैटिक्स बोलते हैं, जिससे लिया गया, जिसका अर्थ होता है कि जीवों की नियमित व्यवस्था, यानी इसको जीवों के व्यवस्थाओं में बांटना, ठीक है। लिनियस ने इसे अपनी पब्लिकेशन का टाइटल नाम दिया था, सिस्टेमा नेचुरी चुना था, ठीक है। जब लिनियस ने दो नाम पद्धति दे रहे थे तो उसको एक टाइटल के नाम में अपने एक पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी बनाए थे, एक पुस्तक लिखे थे सिस्टेमा नेचुरी, कि इसमें हम व्यवस्थित क्रम में किसी भी जीव को बांटे हुए हैं, ठीक है। तो उनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचर, ठीक है, नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचर जो है एक टाइटल था, और सिस्टेमा शब्द जो होता है ये लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है किसी के जीवों के व्यवस्था का क्रम, ओके, व्यवस्था का क्रम, ऐसे हम लोग याद रखेंगे। वर्गीकी क्या है? ठीक है, टैक्सोनॉमी सा वर्ग। तो कहते हैं देखो वर्गीकी को हम लोग कैसे बांट सकते हैं, इस पर फोकस करना है, ठीक है बेटा। चलो हम वर्गीकी को आकर के बांटने की कोशिश करते हैं। देखिए अब हम कहते हैं वर्गीकी, इसमें कुछ और शब्द को इंक्लूड किया गया है, बहुत सारे शब्दों को फिर से जोड़ दिया गया, तो हम इसको नाम दिया वर्गीकी, टैक्सोनॉमी, ठीक है, टैक्सान को जोड़ दिया गया वगैरह वगैरह। कहता है वर्गीकरण एक सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। यानी वर्गीकरण एक ही नाम नहीं, बल्कि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे टैक्सान है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। एक जो है टैक्सान जो है वर्ग के एक वर्ग, जैसे मैन है, कुत्ता है, बिल्ली है, धान है, तो एक वर्ग को ये प्रदर्शित करता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं वर्ग की संवर्ग, यानी एक क्रम को हम लोग इसका वर्ग की संवर्ग कहते हैं। और जो इसकी छोटी इकाई है उसे हम लोग टैक्सॉन कहते हैं, छोटे छोटे टैक्सॉन से मिलकर के टैक्सोनॉमी बनता है, ऐसे हम लोग समझेंगे। जैसे हमने अब देखो आगे, जैसे हम इसको पूरा वर्गीकरण करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि देखो ऐसे देते हैं, नाम इसका किंगडम है ना, किंगडम एक क्या है, किंगडम क्या है, देखो ध्यान से सुनो, अगर किंगडम का एक ये टैक्सॉन है, ये एक टैक्सॉन है किंगडम, ठीक है, किंगडम एक टैक्सॉन है। फिर हम कहते हैं फाइलम, ठीक है, फाइलम की बात करें, फाइलम भी एक टैक्सॉन है, कोई भी फाइलम हो वो एक टैक्सॉन है, चाहे कार्डेटा नॉन कार्डेटा जो भी है। फिर हम लोग कहते हैं क्लास भी टैक्सॉन है, ओके बेटा, ये क्लास भी टैक्सॉन है, कोई भी बहुत सारे स्तनधारी ग्रंथ या तो एक टैक्सॉन है, नहीं ये वर्ग का नाम है, टैक्सॉन है।
फिर हम कह देते हैं ऑर्डर सर, ये भी एक टैक्सॉन है, ठीक है। फिर हमने कहा जीनस सर, ठीक है, जीनस नहीं फैमिली, ओके बेटा। फिर हम कहते हैं फैमिली, तो फैमिली भी एक टैक्सॉन है, ठीक है, एक वर्ग है, ठीक है, बहुत सारी फैमिलियां होती हैं। फिर हम कहते हैं जीनस सर, ठीक है, ये भी एक, और हम फिर कहते हैं अंतिम में स्पीशीज जाति। तो बहुत सारे टैक्सॉन मिलकर के क्या बनाते हैं, टैक्सोनॉमी बनाते हैं, ऐसा समझना, बहुत सारे टैक्सॉन मिलकर टैक्सोनॉमी बनाते हैं। आगे चलो फटाक से चलो, जैसे हमने कहा कि देखिए स्पीशीज यानी जाति क्या है, जाति क्या है, जाति हम लोग नाम देंगे, जाति क्या है, एक जाति एक टैक्सॉन है, ये याद रखेंगे, जाति एक टैक्सॉन है। क्या है, जाति एक टैक्सॉन है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना कि जाति एक टैक्सॉन है, और इसमें कहता है कि ये जो है वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी का अध्ययन में ये मौलिक समानताएं होती हैं, यानी जीवों के वर्ग में मौलिक समानता है। जैसे एक जाति हम है ना, हम एक जाति हैं, और सभी मनुष्य, हम मैं कहते मैन है, हाँ ये टैक्सॉन है, मनुष्य बोले टैक्सॉन है, तो मनुष्य हम बोले टैक्सॉन है, और मनुष्य की सभी जातियां एक दूसरे के समान होती हैं, हम है तुम है सब एक ही जाति के तो हैं। तो कहता है जीवों के वर्ग में, जीवों का एक जो ग्रुप बना यानी मैन, और जिसमें मौलिक समानता है, सभी हम लोग एक समान है, उससे स्पीशीज कहते हैं। जैसे मैंने कहा एक नाम दिया मंकी यानी बंदर, मैंने एक नाम दिया बंदर, ध्यान से सुनना बेटा, एक बंदर दिया, ये एक टैक्सॉन है, ओके, ये एक टैक्सॉन है यानी वर्ग है, ठीक है, इसे हम वर्ग बोलते हैं, टैक्सॉन है। अब सभी बंदर इसमें रखे गए तो सभी बंदर की मौलिक इकाई समानता है कि नहीं समानता है, तो कहेंगे यस सर, है ना, तो ये बोल देंगे, उसे हम लोग इन समानताओं के स्पीशीज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीशीज यानी जाति कहते हैं, जिनमें एकदम समानताएं होती हैं। ये बात आपको याद रखना है, ओके बेटा, ये बात आपको एकदम याद रखना है। कहते हैं कि इसके लिए हम इसलिए कहते हैं, जैसे मैगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैगीफेरा इंडिका एक आम है। फिर कहते हैं देखिए सोलेनम ट्यूबरोसम आलू है। फिर कहते हैं पैंथेरा लियो शेर है, ठीक है, जो सभी एक ये जाति है, ये एक जाति है, ये एक जाति है, अलग अलग जातियां इसमें रखी गई हैं, ठीक है। तो कहते हैं इन तीनों में इंडिका और ट्यूबरोसम और लियो ये जाति है, ठीक है ना, जबकि कहता है मैगीफेरा सोलेनम और पैंथेरा वंश का नाम दिया गया है, ठीक है। सभी जातियों का एक नाम है, और वो नाम कौन कौन सा है, मैंने कहा वो नाम कौन कौन सा है, प्रत्येक जातियों का दो नाम होता है ना, एक वंश का, दूसरा जाति का। तो जाति अलग है, जैसे और जैसे शेर, लियो नाम दे दिए कि ऐसा है, जो शेर है वो अलग है, एक जाति है, उनके वंशज अलग है, तो वंशज में बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक। चलो अब इसमें देखिए हमने कहा कि इनकी मौलिक इकाई एकदम समान होना चाहिए। चलिए अगला वंश कहता है, यानी जातियों के समूह को वंश कहते हैं, ऐसे समझना, जातियों को समूह को वंश कहते हैं, ठीक है। जाति के समूह, बहुत सारी जातियों के समूह को वंश कहते हैं। देखिए वंश से संबंधित स्पीशीज एक वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज के गुण व वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। मतलब जो स्पीशीज है, बहुत सारी स्पीशीज आपस में मिल करके एक जो है वंश बना लेते हैं। जैसे देखो उदाहरण के लिए इसमें दिया गया है, जैसे आलू टमाटर और बैगन, ठीक है। तो इसमें देखिए कहता है कि हम कहेंगे जो वंश संबंधित है, आलू टमाटर बैगन, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आते हैं, है अलग, आलू टमाटर बैगन जी सब अलग अलग है, परंतु आते किसमें, सोलेनम वंश में। तो हम कहें जातियों का समूह वंश बना लिया, बहुत सारी जातियों का समूह वंश बना लिया, वंश ना, सोलेनम वंश, एक वंश में कई जातियां, है ना, सोलेनम वंश में कई जाति है। कौन कौन, टमाटर आलू बैगन, कई जाति है, एक ही वंश है, एक ही वंश के ये एक ही वंश है। जैसे यहाँ पे एक वंश बता दिए, और इनसे कुछ गुण लेकर के आलू बन गया, ठीक है, और इससे टमाटर बन गया, और इससे जो है क्या बन गया, बैगन बन गया। तो हाँ देखिए ये जो है अलग, ये अलग जाति, ये अलग जाति, ये अलग जाति, लेकिन ये तीनों के गुण को लिए रहते हैं, नहीं वंशों के लिए रहते हैं। आगे चलो फटाक से चलो, इसी तरह हम लोग आते हैं कुल में, किसमें बेटा,
कुल में। तो देखिए कुल में भी हम लोग आगे चलेंगे, इसका एग्जांपल पूरा याद रखना है बेटा आपको। कहते हैं वंशों के समूह को कुल कहते हैं। वंश, बहुत सारे वंशज मिलेंगे फिर कुल बनाएंगे। फिर कुलों के समूह को आर्डर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, आर्डर कहते हैं। फिर देखिए आर्डर के समूह को वर्ग, और फिर सभी वर्गों को से मिला करके संघ बनता है। जैसे वर्ग की बात, मैमेलियन जो स्तनधारी है, जैसे हम गोरिल्ला की बात करते हैं, गिब्बन, ये बहुत सारे वर्ग मैमेलियन वर्ग आता है। और फिर बहुत सारे रेप्टाइल्स, पक्षी वर्ग, तो ये संघ में आ जाएगा। संघ से सीधा जगत में आ जाएगा। तो ये वाला डायग्राम आपको याद रखना है बेटा, इसको बना लीजिएगा, बस हो गया, ठीक है। ओके, फटाक से आगे चल दो। ओके बेटा, ये बात यहां तक आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं सीधा सीधा वर्ग की सहायता एवं साधन में। ओके, ये बात यहां तक याद रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो जानते, अगर आपको न समझ तो वीडियो के 1-2 बार मतलब पीछे कर लीजिएगा और फिर से देखिएगा, तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको न समझ में आए तो पीछे करिएगा, वीडियो धीरे से पीछे करिएगा और समझिएगा और अपने आप पर विचार करिएगा। जो मैं बोल रहा था कि ऐसे ऐसे सोचना है, आप सोचेंगे तो आपको ज्यादा एग्जैक्ट आएगा। ओके, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को गॉड ब्लेस यू। हंसते रहो, पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो।